भारत अमेरिका के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच अगले कुछ हफ्ते काफ़ी अहम रहने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से अगले महीने मुलाकात की अटकलें काफ़ी तेज हो गई हैं और वजह यह है कि अगले महीने 9 सितंबर से शुरू होने वाला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हाई लेवल सेशन। इस सेशन में 23 से 29 सितंबर तक एक डिबेट होगी और इस दौरान 23 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उस डिबेट में हिस्सा लेंगे। और भारत की तरफ से संबोधित कौन करेंगे, कौन हिस्सा लेंगे, ये तो नाम नहीं बताया गया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 26 सितंबर को भारत के हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के मुखिया इस सेशन को संबोधित करेंगे। अब इस सरकार के मुखिया का मतलब एक कतई नहीं है कि सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ही जाएं। अभी तक तय नहीं हुआ है कि मोदी जाएंगे या कोई और जाएगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे। जाएंगे तो अलग से राष्ट्रपति ट्रंप से वहां मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अगले कुछ हफ्ते भारत अमेरिकी संबंधों में आई कड़वाहट किस हद तक दूर हो पाती इस दौरान। और अब सवाल उठता है कि इस कड़वाहट के दूर होने के कितने आसार हैं, क्योंकि इस बीच जिस तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में यूएस खुलकर सामने आ गया है वो क्या इशारा कर रहा है। उधर 15 अगस्त को राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होनी है। 18 अगस्त से 21 अगस्त के बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस जाने वाले हैं। 18 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं। तो कई सारी बैठकें होने वाली हैं। तो इन बैठकों के क्या मायने निकाले जाएं, आज आवाज़ अड्डा में इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम लोग। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान जो इन सारे मुद्दों पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। उनसे आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। भारत ने जब से सिंधु जल समझौते को निलंबित करके पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया है, तब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। उनके हुक्मरान इस्लामाबाद से लेकर अमेरिका तक अनाप शनाप बोल रहे हैं। चाहे अमेरिकी धरती से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत पर एटमी हमले की धमकी की बात हो, बिलावल भुट्टो का भड़काऊ बयान हो, या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी, ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान भारत को उकसाना चाहता है। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। दरअसल पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिट चुका पाकिस्तान अब अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है। वो ट्रंप से अपनी करीबी को दिखाकर भारत को आंखें दिखा रहा है। हालांकि अमेरिका ने मुनीर की एटमी धमकी को पसंद नहीं किया और उसने भारत के साथ अपने पुराने अच्छे रिश्तों की बात कर दी। ये दीगर बात है कि अमेरिका अभी भी भारत पाकिस्तान टकराव में मध्यस्थता के राग से पीछे नहीं हट रहा है। We described the nature of the phone calls, the work that we did to stop the attacks and to then bring the parties together so we could have something that was enduring. And it's a very proud moment and a very good example of what Secretary Rubio was committed to, Vice President Vance in that, of course, case as well. But the top leaders in this nation involved in stopping that potential catastrophe. I would say that our relationship with both nations is as it has been, which is good. दरअसल अमेरिका एक बार फिर साउथ एशिया में पाकिस्तान को अपने हितों के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है और इसका ही फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान चाहे जितनी हाय तौबा मचा ले, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। ब्रह्मोस है हमारे पास और फिर उनको भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है।
अब अवेयरनेस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर, अब बहुत हो गया। पाकिस्तान को एक बात समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, और यदि आतंकवादी हमले हमारे नागरिकों पर होते हैं तो इन्हें युद्ध के रूप में देखते हुए हम उसका जवाब देंगे, और वही ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है। पाकिस्तान की बौखलाहट इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि आतंकवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो घिर रहा है। अगले महीने संयुक्त राष्ट्र में भी उसे दुनिया के सामने जवाब देना होगा। इधर चीन के साथ भारत के रिश्ते पटरी पर आते दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बीजिंग जा सकते हैं। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। इधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी भारत का दौरा करेंगे। ऐसे में दुनिया में भारत, रूस और चीन की तिकड़ी की चर्चा तेजी से जोर पकड़ रही है। क्या इसी बात से बौखलाकर पाकिस्तान ऊट-पटांग बातें कर रहा है? क्या टैरिफ पर भारत के कठोर रवैये के चलते अमेरिका पाकिस्तान के रास्ते दबाव बना रहा है, या फिर पाकिस्तान भारत को उकसाकर कुछ और साजिश रचने की फिराक में है? तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं, चाहे साउथ एशिया का मामला हो, साउथ ईस्ट एशिया का मामला हो, भारत पाकिस्तान हो, भारत अमेरिका हो, अमेरिका पाकिस्तान हो, रशिया हो, चाइना हो। बहुत सारे समीकरण पिछले कुछ दिनों में बन रहे हैं और अगले कुछ हफ्ते तक बनने वाले हैं, और ये बहुत दूरगामी असर डालेंगे। तो आज आवाज़ अड्डा में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, जेएनयू में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं, और न्यूयॉर्क से अटॉर्नी आनंद आहूजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में एम्बेसडर दयाल आपसे मैं करूं, सबसे इमीडिएट जो इवेंट एक बड़ा आने वाला है जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है, वह है संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक होनी है, सेशन होना है अगले महीने। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो क्या बायलैटरल करेंगे। तो ये काफ़ी हद तक निर्भर इस बात पे करता है कि बायलैटरल करना तो ट्रंप साहब चाहे तभी कर सकते हैं, भारत चाहे तभी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने बड़े इवेंट में, इस माहौल में भारत के प्रधानमंत्री का वहाँ जाना चाहिए, जाना सही रहेगा? लक्ष्मण जी, शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे पैनलिस्ट आपने चुने हैं। मुझे खास तौर पे खुशी है, मैं बहुत दिनों के बाद मेरे न्यूयॉर्क स्थित मित्र आनंद आहूजा जी को देख रहा हूं, जो कि बहुत ही एक्टिव हैं पॉलिटिकल लाइफ में, लीगल स्फीयर में, और आपके टेलीविजन शो पे भी वो हाजिर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करने के लिए, ये बात अभी खुलकर सामने नहीं है। इस पे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। देखिए, बहुत कुछ अभी, और यूएन जनरल असेंबली में जब उनकी एड्रेस शेड्यूल्ड है 26 की, सिर्फ एक स्टेटेड है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 को, तो काफी बदल सकता है। और इस बात पे पैनी नजर रखनी पड़ेगी कि किस तरह से भारत के रिश्ते खासतौर पे अमेरिका के साथ बढ़ रहे हैं। अगर इसमें कुछ बेहतरी होगी तो जरूर यूएन जनरल असेंबली में जाकर वहां साइड लाइन पे हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात हो। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बहुत माहिर हैं रिश्तों को सुधारने में, और अब वो जैसे चीन के साथ कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो अमेरिका के साथ जो ये बिगड़ते हुए रिश्ते हैं, इनको भी बिगड़ने से और आगे रोकें और इनको अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों कंट्रीज का हित इसी में है कि ये रिश्ते अच्छे रहें। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम यह है कि कहते हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अब अमेरिका की पॉलिसी इस बात पे डिपेंड होती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के क्या इंटरेस्ट हैं। अमेरिका के इंटरेस्ट उतने मायने नहीं रखते, प्रेसिडेंट ट्रंप के क्या इंटरेस्ट है।
लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात करी एम्बेसडर दयाल साहब के प्रेसिडेंट ट्रंप के इंटरेस्ट और अमेरिका के इंटरेस्ट के बीच में आपने एक अंतर खींचा है, एक लाइन यहाँ पे खींची है। तो ऐसा करते हैं ना कि आपके पुराने मित्र हैं आनंद आहूजा साहब, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। आनंद आहूजा साहब, क्या लगता है कि ट्रंप इसके लिए कोई पहल करेंगे, कोई संकेत देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए इवन जनरल असेंबली में और बायलैटरल मीटिंग भी करें? लक्ष्मण जी, प्रभु दयाल जी बहुत ही सुलझे हुए डिप्लोमेट हैं। आपने मुझे अरीना में माइक टाइसन के सामने खड़ा कर दिया है, मैं आप क्या बोलूं। जैसे प्रभु दयाल जी ने कहा, इसमें दो इश्यू हैं। पहली चीज तो यह है कि इंडिया को अमेरिका की कितनी जरूरत है और अमेरिका को इंडिया की कितनी जरूरत है। मेरे हिसाब से इन दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये काफी कुछ निर्भर इस बात पे भी करेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उसके चाइना के साथ रिलेशन क्या बनते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जी की पुतिन के साथ मीटिंग का क्या रिजल्ट निकलता है। अगर इंडिया को चाइना से दोस्ती करनी है तो शायद अमेरिका की इतनी इंडिया को जरूरत ना पड़े, क्योंकि इंडिया कार्ड का मेंबर बना था चाइना को काउंटर करने के लिए। और अगर इंडिया को अमेरिका की जरूरत नहीं है तो फिर अमेरिका भी अपने कोई दूसरा उस रीजन के अंदर कोई अपना साथी ढूंढेगा। मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों के अंदर बहुत अच्छे रिलेशन बने थे। हमारी जो अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन बन रहे थे और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये एक बहुत ही सुलझा हुआ काम हो रहा था, इंडिया की इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, यूएसए से रिलेशन अच्छे बन रहे थे। लेकिन एक ट्रेड की वजह से अगर हम अपने जो हैं बड़े जो ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको हम साइड लाइन पे कर देंगे तो मेरे हिसाब से दोनों देशों के लिए समझदारी की बात नहीं होगी। एक छोटी सी ईगो के अंदर हम अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं। मुझे एक उर्दू का एक शेर याद आ गया, वो कहते हैं कि बर्फ की क्या मजाल थी जो मेरे चमन को देखती, बर्फ की क्या मजाल थी जो मेरे चमन को देखती, जोशे जनू में आकर मैंने आशियां खुद ही जला दिया। तो इंडिया और यूएसए की जो ये ईगो के चक्कर में हम एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, फायदा नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसमें आहूजा साहब ईगो तो मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से तो कभी दिखाया ही नहीं गया, ना तो रखा गया। ये तो ट्रम्प साहब हैं कि बढ़कर हर दिन एक नया ईगो लेकर के सामने आ जाते हैं और अलग अलग यहाँ पे दलीलें देते हैं, जिन दलीलों को खुद वो एक्सेप्ट मतलब लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मैं आपके पास आऊँगा आहूजा साहब, मैं एक मिनट जरा स्वर्ण सिंह साहब को जोड़ लेता हूँ। स्वर्ण सिंह साहब, अभी आपने आहूजा साहब को सुना और एम्बेसडर दयाल साहब को, तो एम्बेसडर दयाल साहब का कहना है कि हालात कैसे बदलते हैं इस पर निर्भर करता है कि पीएम वहाँ जाएँ कि नहीं जाएंगे, और आहूजा साहब कह रहे हैं कि ईगो थोड़ा सा दोनों आदमी को अपना अपना ईगो सॉफ्टन करना होगा और इस बात पर निर्भर करेगा। इन्होंने एक बड़ा अच्छा एंगल दिया कि इंडिया चाइना के बीच संबंध कैसे बनते हैं इस बीच में, और रशिया और यूएस के बीच में संबंध कैसे बनते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सारे सिनेरियो को, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं अगले एक आध हफ्ते में? बिल्कुल लक्ष्मण जी, देखिए अमेरिका के साथ भारत की हिस्सेदारी छोड़ने का विकल्प भारत के पास नहीं है और कुछ हद तक शायद अमेरिका के पास भी ऐसा विकल्प नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात कि भारत की चीन के साथ दोस्ती नहीं बनने जा रही, तालमेल बेहतर हो सकता है। खासकर ये है दोस्ती कि नहीं हो अभी सकती, फिलहाल दोस्ती नहीं हो सकती, तालमेल बेहतर हो सकता है। और मैं कह रहा हूं कि क्योंकि लगातार अमेरिका के साथ तनाव बना हुआ है और जैसे हम सब ने बात की कि उसमें राष्ट्रपति ट्रंप की ईगो आड़े आती है, उनका अहंकार है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री में इस तरह का रवैया है। आपको याद होगा जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो बहुत सी अटकलें खबरों में लगाई जाती थी कि उनको अमेरिका जाने से अमेरिका ने इनकार किया है, डिसअलाउ किया वगैरह वगैरह, पर प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने इस बात को तूल नहीं दिया और वहाँ गए और बहुत सक्सेसफुल उन्होंने एक तरह से पब्लिक शो किए, इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस किया। तो इस वक्त देश का हित, मुझे लगता है राष्ट्र हित की बात ज्यादा जरूरी है। तो ये लगातार जो तनाव बना हुआ है उसके चलते राष्ट्रपति ट्रंप, अब देखिए एशिया में साउथ कोरिया आने वाले हैं, उसके बाद चीन जाने की भी उनकी बातचीत हो रही है। तो भारत में यहाँ क्वाड शिखर सम्मेलन होना है, वहां उनके आने की बात नहीं हो रही और अब तो व्यापार पर भी बात बंद हो गई है। तो ये तनाव जो है और भी बढ़ जाए और उसको सुलझाना और मुश्किल हो, तो मुझे लगता है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी खुद तय करेंगे। पर हम बात कर रहे हैं कि उनको जाना चाहिए,
क्योंकि अभी सीधी जो भारत के प्रधानमंत्री की बात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली है, उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं अक्टूबर में, इससे मुझे लगता है जो आपस में तालमेल अमेरिका के साथ है वो और ज्यादा बिगड़ सकता है। इसलिए ये संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की जो सभा है, उसका सम्मेलन है, उसमें भारत के नेता जाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हो सकता है वो खुद वहां हो या वॉशिंगटन जाने की बात हो। तो मुझे लगता है कि हम ये बात कर रहे हैं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, तो उनको बिल्कुल जाना चाहिए और उनको बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि यदि इस तरह से सीधी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हो, उनको आदान प्रदान क्या करना है, डील क्या बनानी है, उनको किस तरह से क्या चाहिए, वो क्या भारत दे सकता है, तो हिस्सेदारी जो हमारी इतनी बड़ी इसके लिए पहल किसको करनी चाहिए? अगर मान लिया जाए सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात हो, बातचीत हो, ये पहल आपको लगता है कि जिस लेवल पे बातचीत का लेवल जहां तक पहुंचा दिया राष्ट्रपति ट्रंप ने, उसके बाद अब जिम्मेदारी ट्रंप की ही बनती है कि कोई एक संकेत तो दें कि ठीक है, बैठ के बातचीत करेंगे तो हम लोग कुछ हल निकाल सकते हैं? मुझे लगता है कि राष्ट्र हित को आगे ले जाने के लिए ये ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए। यदि भारत को शुरुआत करनी पड़ती है तो कोई उसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और कई बार ऐसे होता है बातचीत ऐसे होती है कि किसने शुरुआत की ये कभी तय भी नहीं हो पाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। नरेश कौशिक साहब, आरती टिक्कू सिंह जी, आप दोनों लोग हमारे साथ हैं। तो नरेश कौशिक जी, पहले आपसे कि ये निकल के आ रहा है कि ईगो अगर छोड़ दिया जाए, राष्ट्रहित में है, आप पहल करिए, मिलिए, बातचीत करिएगा तो शायद कुछ बात निकल कर आएगी, क्योंकि अमेरिका के बिना भारत का भी काम चलाना मुश्किल है, यूएस के लिए भी भारत की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री भारत के हित के हिसाब से सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप अमेरिका के हित के हिसाब से नहीं, वो अपना एकदम जिसे कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो अपने ईगो के हिसाब से चलते हैं। तो मुझे थोड़ी सी इसको लेकर चिंता है कि अगर मोदी जी जाते हैं वहां पर अपनी पहल पर या बिना ठीक से तैयारी के, तो उनका वो फिर से अपमान कर सकते हैं, वो उसी तरह से अपमान कर सकते हैं जैसा जेलेंस्की का अपमान। हम सोच भी नहीं सकते थे कि जेलेंस्की, जो कि पश्चिम के इतने ज्यादा नजदीक थे, उनको इस तरह से लानत देंगे ट्रंप। आपको याद होगा वो दृश्य हम सब ने देखा। तो हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ में इस तरह का जोखिम नहीं ले सकते। तो मुझे यह लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो पूरी तैयारी होनी चाहिए। एक तरह का क्या डील होगा, वो डील पहले से तय हो जाना चाहिए, दोनों पक्षों की तरफ से बात हो जानी चाहिए, तब ये होगा। क्योंकि ट्रंप दरअसल अपने ईगो के हिसाब से सोचते हैं। उनको ये मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसा लगता है मुझे कि वो प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ वो भारत को भी नुकसान पहुंचाने में चूकेंगे नहीं। तो ये वो हो रहा है। वरना 20 साल 25 साल से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते दोनों देशों के प्रयासों के तरह से बढ़ रहे थे, प्रगाढ़ हो रहे थे, उसको एक दिन इस तरह से 1-2 दिन में आप इसे नीचे नहीं गिरा सकते। और अमेरिका के क्यों नाराज होंगे आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नाराज होंगे? प्रधानमंत्री मोदी उन नेताओं में थे कि सबसे पहले गए राष्ट्रपति पद शपथ लेने के बाद, वहाँ बैठ के की सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, एक बड़ा सा अनाउंसमेंट हुआ कि हम $300 बिलियन का निवेश ट्रेड को पहुँचाएंगे। फिर अचानक से नाराजगी आपको क्या लगता है क्यों होगी, कौशिक साहब? देखिए, मेरे विचार से 2-3 वजह हैं इसकी। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ट्रंप के मित्रों में माने जाते रहे हैं, खासकर पहले ट्रंप 1 के दौरान। तो जब चुनाव जीते थे नवंबर में ट्रंप, तो उनके सब मित्र उनसे मारे लागो फ्लोरिडा में मिलने गए थे, मोदी जी नहीं गए। तो उससे एक तो पहली नाराजगी तो। दूसरी नाराजगी ये थी कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन की जो लड़ाई हुई थी, उसमें ट्रंप बार बार ये श्रेय ले रहे थे और वो दरअसल झूठ बोल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री से बात भी नहीं की थी। और वो इस तरह से आप बार बार ये कहें, और मोदी जी ने खुद उनसे बात की कि भाई आप ऐसा नहीं कीजिए, उसके बाद भी वो दर्जनों बार वो ये बात कह चुके हैं। और कल भी
अभी जो है टेमी ब्रूस ने ये बात फिर से दोहराई है कि ये तो ट्रंप की वजह से ये समझौता हुआ। तो दरअसल वो इस बात से भी नाराज हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि जो फ्लोरिडा में जो कनाडा में जो G7 मीटिंग हुई थी, उसमें न्योता दिया था मोदी जी को आने का कि आप सीधे सीधे वहां से कनाडा से हमारे पास आइए, मुझसे मिलिए। तो मोदी जी को ये उनके सूत्रों ने बता दिया था, उनके अधिकारियों ने, कि वहां पर पाकिस्तान के आसिम मुनीर वहां सेनाध्यक्ष पहुंचे हुए, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी का जाना वहां ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा करेंगे, उनको गले मिलवाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की बातों को लेकर के जो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई भी हो, कोई अपने राष्ट्र हित के साथ, राष्ट्र सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ तो समझौता नहीं कर सकता ना। इन छोटी चीज़ों को लेकर के दो देशों के बीच में 25 साल के रिश्ते को खराब करने चल पड़े हैं, और अभी भी हालात ये है कि ईगो को पीछे आप कर नहीं पा रहे हैं। आरती टिक्कू सिंह जी, ये तो बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन है एक अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति के लिए। लक्ष्मण जी, पहले तो मैं ये जो ईगो का बार बार जिक्र हो रहा है, इंडिया का ईगो, यूएस का ईगो, ट्रम्प का ईगो, मोदी जी का ईगो, मुझे नहीं लगता है कि ये एक रैशनल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि रैशनल लेवल पे जब नेशंस अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं तो ईगो को साइड में करना पड़ता है, और ईगो का इशू नहीं है। और कोई भी पैनलिस्ट या कोई भी एनालिस्ट, मुझे लगता नहीं आज की डेट में टीवी पे ये दावा कर सके कि उनको सब कुछ मालूम है। उनको मालूम है कि आखिर में असली वजह क्या है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे मित्र थे पहले टर्म में, वो दूसरे टर्म में ये रिलेशनशिप क्यों खराब हुआ, मुझे नहीं लगता है किसी के पास भी इसका कोई सब्सटैंशियल आंसर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो मुझे दिख रही, साफ साफ दिख रही है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, उनका रुख जो टैरिफ वॉर को लेकर था, ट्रेड वॉर को लेकर था, पूरी दुनिया के लिए एक यूनिफॉर्म यूनिवर्सल टैरिफ का जो उन्होंने वार किया सब पे, उसमें सिर्फ इंडिया सिंगल आउट होता है, क्योंकि लगातार वो पिछले कई महीनों से इंडिया की सिर्फ टैरिफ को लेकर झगड़ा नहीं है, इंडिया को लेकर वो बार बार बेइज्जती कर रहे हैं, बार बार इस सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, बार बार क्रेडिट ले रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर पे, बार बार वो हर कोई मौका नहीं छोड़ते जहां पे वो इंडिया को क्रिटिसाइज ना करे। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई भी पैनलिस्ट ये आज की डेट में दावा नहीं कर सकता कि हमें पता है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि इंडिया चूंकि सिंगल आउट हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत बड़ी कमजोरी रही है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो बहुत ही एग्रेशन के साथ और असर्शन के साथ चैलेंज कर रहे हैं, यूएस को कर रहे हैं, ट्रम्प को कर रहे हैं, और ये एक प्रोजेक्शन भी है कि इंडिया को किसी की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है इसको डिप्लोमेसी कहते हैं, मुझे ये लगता है कि ये डिप्लोमेसी के बिल्कुल विपरीत है। इंडिया का जो एक सॉफ्ट पावर था, इंडिया की जो एक पूरी दुनिया में एक इज्जत थी कि हमारे लोगों को डिप्लोमेसी आती है, हमारे लोग बहुत ही सभ्य होकर बात करते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत जो हमने डिप्लोमेसी पिछले 6-7 में देखी, 7 महीने में देखी, और उसका कोई बड़ा कारण नहीं है, लेकिन जिस तरह से एग्रेशन दिखाया जा रहा है, डॉक्टर जयशंकर के स्टेटमेंट्स बहुत तालियां बजाने के लिए बहुत अच्छे होंगे, सोशल मीडिया पे सब वाह वाह करेंगे, लेकिन ये डिप्लोमेसी नहीं होती है। एज एन एनालिस्ट, एज अ राइटर, एज एन एक्सपर्ट, एज अ जर्नलिस्ट, मैं क्रिटिसाइज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं डिप्लोमेट नहीं हूँ, मुझे पूरा अधिकार भी है और मुझे तरीका भी है कि मैं यूएस की दिन रात क्रिटिसिज्म करूं, वो मेरा हक है। लेकिन डिप्लोमेट्स जो होते हैं, आप इसी पैनल में डिप्लोमेट्स जिस तरह से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि वो विनम्रता से बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज से अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल इसके विपरीत कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पे एग्रेशन दिखाते हैं, जबकि यूएस हमारा हमला ऐसा नहीं है कि इंडिया का डिक्लेयर्ड एनिमी यूएस है,
इंडिया का डिक्लेयर्ड एनिमी जो है सो है, लेकिन जो एग्रेशन हम दिखा रहे हैं मुझे नहीं लगता वो डिप्लोमेसी है। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर जा रहे हैं एक मिनट आरती जी, एक मिनट। एग्रेशन आपके हिसाब से एग्रेशन डिप्लोमेसी में इंडिया दिखा रहा है, ना कि यूएस दिखा रहा है, कहना सही होगा? आप ऐसा मानती हैं? नहीं, मैं कुछ और बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यूएस की तरफ से हमने एक बदलाव देखा उनके एटीट्यूड अप्रोच में, और जिस तरह का और उसका रिस्पांस जो हम दे रहे हैं वो एग्रेशन नहीं होना चाहिए था, उसका रिएक्शन एग्रेशन नहीं होना चाहिए था, उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। रिएक्शन ये होना चाहिए था कि डिप्लोमेटिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे उसी सजनता से उसे एक सेंटेंस में खत्म करना चाहती हूँ। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं इंडिया और यूएस के बीच में पिछले 1-1.5 साल से, और उन पे सिर्फ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा क्राइसिस हुए। हमने देखा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अदानी जी का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया, उस पे भी हमने जिस तरह का अप्रोच लिया मुझे नहीं लगता वो सही था। मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली इन सब चीजों को सुलझाना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। ठीक है, आहूजा साहब कुछ आप बोलना चाहते हैं? फिर मैं एम्बेसडर दयाल साहब आपके पास जाऊंगा, क्योंकि आरती टिक्कू सिंह ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि डिप्लोमेटिक लेवल पे जिस तरीके से हम लोग को डील करना चाहिए था वो हम लोग नहीं कर पाए। उस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन आनंद आहूजा साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ जी, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। एक तो जो अभी आपके पैनलिस्ट ने बात की एग्रेशन की बात, मैं उसका आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि आपके इंडिया के अंदर कुछ ऐसे भी टीवी चैनल्स हैं जिन्होंने आज से 3 महीने पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि वी डोंट वांट टू हैव ट्रेड विद यूएसए, हम ट्रम्प को नीचा दिखा देंगे। छातियां पीट पीट के इन लोगों ने ये बातें की, और ये क्लेम करते हैं टीवी चैनल कि हम बीजेपी के माउथ पीस हैं। तो अभी आप कहते हैं कि ईगो ट्रम्प में है, हमारे में ईगो नहीं है। ट्रम्प की ईगो की जहां तक बात आती है, उसने टैरिफ ईगो की वजह से नहीं लगाया है। अगर आप देखें उसके बचपन के उसके वीडियो देखें तो उसकी बचपन से ही ये फिलॉसफी रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ होना चाहिए। दूसरा, इलेक्शन के टाइम उसने वादा किया था कि जब अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। तीसरी चीज, इलेक्शन जीतने के बाद जब उसके एक हार्ड कोर सपोर्टर से मेगा सपोर्टर ने उस पर प्रेशर डालना शुरू किया, तो उसकी ये मजबूरी बन गई थी कि उसको रेसिप्रोकल टैरिफ जो है इंटरनेशनल लेवल पे लगाना ही था। मुझे एक फिर उर्दू का एक शेर याद आ गया, वो कहते हैं कुछ तो होते ही हैं इश्क में सर पे जनू के आसार, और फिर कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो कुछ तो उसका अपनी ही फिलॉसफी थी, कुछ लोगों ने प्रेशर डाल दिया, और फिर सबसे ऊपर जो आनंद आहूजा साहब ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा हास्यास्पद हुआ कि राष्ट्रपति तड़का किसने लगाया? तड़का जो लगाया वो राहुल गांधी ने लगा दिया जब उन्होंने पार्लियामेंट में चैलेंज किया मोदी जी को कि तुम कह के दिखाओ कि ट्रम्प झूठ बोलता है, और उसके ट्रैप में मोदी जी आ गए, मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई। आप बताइए, आप बात कर रहे हैं लड़ाई की, इंडिया और पाकिस्तान का जो 6 दिन का युद्ध हुआ है, इंडिया अगर जीत रहा था तो इंडिया को उसको रोकने के लिए किसने कहा? इंडिया ने खुद। कभी ऐसा हुआ कि बॉक्सिंग रिंग में एक बॉक्सर जीत रहा है और वो कहता है मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि बंदा मेरा अपोनेंट मरना है। आहूजा साहब सिर्फ एक मिनट, प्रभु दयाल जी इस पर ज्यादा रोशनी डाल देंगे। लेकिन जिस दिन ये लड़ाई हुई उसी दिन मार्को रूबियो यहाँ पे जिस पर टीवी चैनल्स पे आए, उसी रात उन्होंने कहा कि मैं दोनों देशों के लीडरों से बात कर रहा हूँ, दोनों देश जो है न्यूक्लियर देश हैं, हम नहीं चाहते कि उस एरिया के अंदर ये न्यूक्लियर वार हो। अगले दिन फिर मार्को रूबियो यहाँ के टीवी चैनल्स पे आए, उन्होंने कहा कि मैं पूरी दिन जो है, पूरी रात जो है दोनों देशों के लीडरों से बात करता रहा हूँ, हमें ये युद्ध रोकना है। रोल रहा कि नहीं रहा, इस पे हम लोग डिबेट अलग से कर सकते हैं, लेकिन आनंद आहूजा साहब 2 चीज़ें हैं। यूएस जैसे देश का राष्ट्रपति अगर टीवी चैनल का डिबेट देख के अपनी डिप्लोमेसी को तय करता है, अपने एटीट्यूड किसी देश के प्रति तय करता है, तो बड़ा ही हास्यास्पद होगा। दूसरी चीज़ कि आप किसी देश को कटघरे में लाते हैं, उसकी सॉवरेनिटी को आप हमला करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि हम तो हमला करेंगे लेकिन सामने वाला शांत बैठे। और तीसरी चीज़ जो आपने कही कि इस इलेक्शन में वादा मैं आता हूँ, आप 3 आपके इलेक्शन से पहले
यूएस ने कहा था कि हम सस्ता करेंगे, टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ लगा दिया, ठीक है, लेकिन आपने इलेक्शन में ये तो वादा नहीं किया था ना कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपनी गोद में बैठाएंगे। आपने ये तो वादा नहीं किया था कि भारत के प्रति अपशब्द कहेंगे। ये तो कहीं डिप्लोमेसी में नहीं आ रहा था ना। आरती टिक्कू सिंह, हाँ, ये तो अब हुआ ना। 3 महीने 4 महीने पहले तो ये नहीं था ना। 3 महीने 4 महीने तो आपने छातियां पीट पीट के कहा कि हम ट्रंप को ऐसा सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम ट्रंप को वो ये टीवी चैनल ने कहा। अब टीवी चैनल देख करके ट्रंप साहब रिएक्ट करते हैं क्या? ये तो ये अंदाजा साहब टीवी चैनल देख के ट्रंप साहब रिएक्ट करेंगे क्या? और हमारे नेता क्या वहां के टीवी चैनल देख के रिएक्ट करेंगे? ये तो बड़ा ही हास्यास्पद होगा। बात आ रही है डिप्लोमेसी वर्सेस एग्रेशन की, जो आपके पैनलिस्ट ने अभी बात की। मैं एग्रेशन की बात कर रहा हूं कि अगर आप नहीं, वही एग्रेशन जो है वो टीवी चैनल देख के राष्ट्राध्यक्ष एग्रेशन तय नहीं करेंगे। हमारे टीवी चैनल को देख करके यूएस का टीवी चैनल रिएक्ट करे तो बनता भी है, लेकिन एक टीवी चैनल देख करके अमेरिका का राष्ट्रपति रिएक्ट कर रही है तो अपने बड़ा हास्यास्पद होगा। आरती टिक्कू सिंह सचिन में रिएक्ट कर लीजिए। एक आरती जी को जोड़ना चाहती हैं। लक्ष्मण जी, टीवी चैनल्स की कहानी अलग है, वो मुझे नहीं लगता है कि वो इस सब का इस डिबेट में उसका रेलेवेंस है। जो रेलेवेंस है वो ये है कि इंडिया यूएस के बीच में पिछले 1.5 साल में बहुत सारे इश्यूज खड़े हुए। हमने कोविड के टाइम से देखे, कोविड के टाइम में भी आपको याद होगा रॉ मटेरियल्स पे एम्बार्गो लगाया यूएस ने, जब हम वैक्सीन प्रोडक्शन चाहते थे, बहुत क्रिटिकल हालात में थे। उसके बाद हमने देखा पन्नू निज्जर और पन्नू वाले केस में हम लोगों का बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ यूएस के साथ और कनाडा के साथ। उसके बाद हम लगातार एक एक करके, वो टैरिफ को लेकर हो, वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो, पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, और लगातार हम कोई ना कोई इशू पे इनफैक्ट इलीगल इमिग्रेंट्स, इतना बड़ा ऑप्टिक्स अमेरिका ने प्ले किया। पूरी दुनिया में उनको कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं मिला सिवाय इंडिया के इलीगल इमिग्रेंट्स को, जिनको उन्होंने हैंडकफ करके भेजा। तो बहुत सारे इश्यूज, और इस बीच में अडानी वाला इशू भी। मुझे लगता है कि इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, ये मैं मानती हूं कि वो एक ऐसे नेता है जो रीच आउट करने में माहिर है। इनफैक्ट जब वो प्रधानमंत्री बने भी, सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को रीच आउट किया, जो कि मतलब अनथिंकेबल था उस वक्त, और वो पहली बार इनफैक्ट बिना बताए पाकिस्तान पहुंच गए, वहां पे उनका प्लेन लैंड किया। तो उन्होंने उनको भी, दुश्मन को भी उन्होंने एक नहीं कई सारे मौके दिए। पठानकोट जब तक नहीं हुआ तब तक मौके दिए कि पाकिस्तान के साथ हम लोगों का कोई समझौता हो। वैसे ही चाइना के साथ भी, अगर आपको याद हो, बहुत उन्होंने कोशिश की, शी जिनपिंग को यहाँ बुलाया, वो खुद इतनी बार मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से रिश्ते सुधारने में कोई यहाँ पे कोताही नहीं बरती गई। एक मुद्दा था जो आपने पिछले सवाल के जवाब में उठाया भी था कि डिप्लोमेट के लेवल पे थोड़ा सा वहाँ पे हम लोगों को और ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था। एम्बेसडर दयाल साहब, लक्ष्मण दो जी, चीजें आई हैं। एक तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। आपने दूसरे पैनलिस्ट को तो इतना देखिए, मैं जब पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर रहा था तो मैं जो साउथ एशिया में अमेरिका की जियोपॉलिटिकल पॉलिसी चल रही है उसके संदर्भ में कर रहा था। पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 जनवरी में ट्वीट किया था, We gave Pakistan $33 billion in aid, and in return, they gave us only lies and deceit. ये उनकी पॉलिसी थी, उनका पाकिस्तान की तरफ रुख था तब अपने पहले टर्म में। अब क्या बदल गया? अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बैठ के 2 घंटे प्राइवेट मीटिंग, प्राइवेट लंच पे 2 घंटे बातचीत हुई। क्या बात हुआ? देखिए, इसमें 2 राय नहीं हो सकती कि ट्रंप फैमिली के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, और ये बात एक बड़ी मीटिंग में नहीं की जा सकती थी। अब भारत के साथ उनका क्या मतलब ऐसा हुआ जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट हर्ट हुए? ये नरेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि ईगो का मामला है, ईगो हर्ट हुई है। हम ये बात नकार नहीं कर सकते। उन्होंने कई मसले गिनाए जब उनकी ईगो हर्ट हुई। इसके अलावा देखिए, आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी गए थे
उसके क्वाड मीटिंग के लिए और यूएन को एड्रेस करने के लिए सितंबर में, तब उनको ट्रम्प साहब ने, जब वो न्यूयॉर्क में थे, उनको बुलाया था कि मेरे साथ बातचीत कर लीजिए आके, और मेरे फ्रेंड, उन्होंने अनाउंस कर दिया था माय फ्रेंड मोदी विल कम, बट पीएम मोदी ने, क्योंकि वो इलेक्शन का टाइम था, उन्होंने सही बात की कि एक कैंडिडेट के साथ ऐसे में बात करना वो ठीक नहीं था, लेकिन ट्रम्प हर्ट हुए। अब देखिए, जो ये इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर की बात थी, बार बार ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर कराया, हमने उनकी बात को नकार दिया, हमने कहा नहीं कराया। देखिए, अगर डिप्लोमेटिकली करना था तो हम ये कहते कि ट्रंप साहब ने बहुत अच्छा किया, ये पाकिस्तान को समझा दिया, नहीं तो हम उनको पूरी तरह से नष्ट कर देते। बजाय ये कहने के हमने कुछ, इनका रोल नहीं था, हमने डायरेक्ट, ये भी हम कह सकते थे कि इन्होंने पाकिस्तान को समझा के बड़ा अच्छा काम किया। तो एक तरह से तौर पे जवाब देते। अब उनकी तरह से उनको पूरी तरह से नकार देना, इनकी ईगो हर्ट हुई है। डिप्लोमेसी में पर्सनल ईगो ऑफ हेड ऑफ कंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डिप्लोमेसी में ये नहीं कि आप बिल्कुल वीक होंगे, टफ भी हो सकते हैं, टफ डिप्लोमेसी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी साइड का क्या रुझान है, उनकी क्या सोच है, उस पर ख्याल करना चाहिए। अब आगे क्या होना है, देखिए, इंडिया को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगाकर और 50% कर दिया उन्होंने, हम पे दबाव डाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो चाहते हैं कि हम उनके टर्म्स एग्री कर लें। ये ट्रेड टॉक्स अच्छी तरह जानी चाहिए। रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका से भी हम कुछ कह सकते हैं कि हम आपसे तेल खरीदेंगे। कुछ एक ऐसा रास्ता देखना होगा कि दोनों देशों का नुकसान ना हो और फायदा जितना हो सकता हो, और ईगो का हमेशा ध्यान रखना होगा जहां आप ट्रम्प के साथ डील करते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा का एग्जाम्पल दिया कि शब्दों का चयन आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होगा, जो आरती टिक्कू सिंह ने शुरुआती जवाब में कहा भी था कि डिप्लोमेसी के लेवल पे हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, थोड़ा सा एक मुद्दे को अलग लेके जाते हैं कि ट्रम्प ने जिस तरीके से पाकिस्तान को अपनाया है और खुल करके अपनाया, मतलब आप कल का साझा बयान देखें तो जिस तरीके के वहाँ के संगठनों को, बलूच आर्मी को आतंकी संगठन कह देना और बाकी कई सारी चीज़ें की गई जो बिल्कुल भारत को नागवार गुजरने वाली बातें थी। तो क्या ये माना जाए कि अब रिश्ते बिल्कुल बदल गए हैं इस पूरे जियोपॉलिटिकल रीजन में? अमेरिका का एक पक्का दोस्त अब, या फिर कहें कि पाकिस्तान बिल्कुल अमेरिका के गोद में जाकर बैठ गया है, तो भारत को यहाँ पे रणनीति क्या अपनानी चाहिए? चीन है, रशिया है, वहाँ के साथ भी भारत की बातचीत होनी है अगले हफ्ते। आपने बिल्कुल ठीक रेफर किया। कल एक यूएस पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म डायलॉग में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और आईएसआईएस खोरस्तान को एक ही तरीके से मापा गया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी उसमें रखा गया है और ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर कोशिश करेंगे कि आतंक से किस तरह से लड़ा जाएगा। आप देखिए क्या भाषा है ये। तो मुझे लगता है कि ये कैसे संभव हुआ। एक तो पहला कारण यह है कि वो भारत से नाराज हैं, हम बार बार कह चुके हैं। चुनाव के समय से ही जब मोदी जी नहीं मिले उनसे, और उसके बाद एक के बाद एक चीजें हुई हैं। दूसरी बात आप देखें, जो ट्रंप साहब को चाहिए वो पाकिस्तान परोस रहा है। वो उनको नोबेल पीस प्राइज दिलाना चाहते हैं, वो अपने देश के भंडार उनके लिए खोलना चाहते हैं। अब अचानक राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़े तेल के भंडार हैं। पाकिस्तान का सबसे खास दोस्त पिछले 60 साल से जो $20 बिलियन निवेश कर चुका है, 60 बिलियन करना चाहता है। चीन ने तो कभी नहीं कहा कि हमें यहाँ तेल मिल रहा है या मिलेगा, वो तेल के लिए म्यांमार जाते हैं। तो ये कुछ हद तक पाकिस्तान का भी एक तरीका है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप को चाहिए वो परोसा जाए। और दूसरी बात कि राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान को एक तरह से मुखौटा की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि ठीक है, जनरल आसिम मुनीर जो भी आक्रामक भाषा, या मैं तो उसे पेडेस्टेरियन लैंग्वेज की बात करता हूँ, वो तो जनरल के लेवल का लैंग्वेज है नहीं जिस तरह की बात करते हैं। और आज शहबाज शरीफ भी ऐसी भाषा की बात कर रहे हैं कि आप कान पकड़ते नजर आएंगे। ये क्या भाषा है? पर ट्रंप साहब को लगता है कि ये उनके हित में है कि इंडिया पे लगातार भारत पे दबाव बनाया जा सके। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इससे पहले कि उनका जो ईगो है वो बातों को और जटिल कर दे और उनको सुलझाना मुश्किल हो जाए,
भारत के प्रधानमंत्री यदि वहां जाते हैं तो हो सकता है लेन देन, आदान प्रदान, समझ जो आपस में बायलैटरल लेवल पे क्लोज डोर में होगी, हो सकती है। उसमें एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ शायद बदतमीजी हो सकती है, जिस तरह से राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुई। हालांकि यूक्रेन महान देश है, भारत भी महान देश है, पर आप देखें कि राष्ट्रपति ट्रंप को, जिसको हम मेथड इन मैडनेस कहते हैं, वो आपको नजर आती है। 2 बार फोन किया उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाने के लिए कि आप मेरी इनॉग्रेशन में आए 20 जनवरी को, वो तो नहीं गए। उसके बाद उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की उनके साथ। अलग अलग राष्ट्र के नेता वहां जाते हैं, आज तक एक भी उदाहरण नहीं है जब सीधा भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेकर कुछ उन्होंने नकारात्मक टिप्पणी करी हो। हमेशा उनको ही पता है कि बदतमीजी किसके साथ करनी है। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये सोच के कि वहां बदतमीजी हो सकती, मुझे नहीं लगता वो कारण होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, व्यवहारिक तौर पर क्या तालमेल बन सकता है, कैसे बन सकता है, दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि भारत के रिश्ते चीन से जब और सुधरने की संभावना बढ़ती है, वो कभी कभी इसलिए भी बढ़ती है कि चीन को लगता है कि भारत अमेरिका के बहुत पास जाता जा रहा है, उसका नकारात्मक असर हो सकता है चीन पर, इसलिए वो अपनी और लुभावना भी चाहता है कभी कभी वो। तो भारत लगातार रूस से भी तालमेल बनाएगा, चीन से भी बनाएगा, अमेरिका के साथ भी बनाएगा। और यदि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलने वाले चीन में, फिर राष्ट्रपति पुतिन की मेजबानी करेंगे भारत में, तो उससे पहले मुझे लगता है, शुरू में तो अटकलें ये थी कि सितंबर में क्वाड शिखर सम्मेलन होगा यहाँ, तो जब वो एशिया में आने की तैयारी कर रहे हैं, साउथ कोरिया जाना चाह रहे हैं, चीन जाना चाह रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री को बहुत अच्छा अवसर है, एक बहुत अच्छा सामने मंच है संयुक्त राष्ट्र की महासभा का। यहाँ भारत के नेता हमेशा से जाते हैं भाषण देने के लिए, वहां जाएं, तो इस मंच का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मंच का इस्तेमाल करके आपसी तालमेल को जल्द से जल्द अच्छा करें, मुझे लगता है इसकी बड़ी जरूरत है। हाँ, हालांकि इस बीच 2 जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ये सितंबर में जब यूएन के महासभा की बैठक से पहले, वो ये है कि प्रधानमंत्री चीन जाने वाले हैं, रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं इस दौरान। तो ये क्या हम लोग ये मान के खुश हो जाएं क्या कि चलो यूएस से तो संबंध बिगड़ गए, लेकिन ये दोनों देश से संबंध हमारे बड़े ही प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, गहरे होते जा रहे हैं। इसमें खुश होने की कितनी गुंजाइश है, इस पर चर्चा करूंगा आप लोगों से छोटे से ब्रेक। नरेश कौशिक साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ एक बड़ा अहम सवाल लेकर के, जिसका हिंट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब ने भी दे दिया था कि चीन जो है भारत के साथ नज़दीकियां तब बनाता है जब चीन को लगता है कि भारत यूएस के साथ ज़्यादा करीब होता जा रहा है। अभी उल्टा माहौल हो रहा है, अमेरिका से रिश्ते में दूरियां बन रही है, खटास यहाँ पैदा हो रही है, और भारत चीन के बीच रिश्ते बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो रिश्ते बनेंगे, वो बनते हुए रिश्ते कितने कह सकते हैं कि मतलबी होंगे, या फिर ये कहें कि ये रिश्ते भारत के शर्तों पे बनेंगे कि चाइना के शर्तों पे बनेंगे, या फिर आपसी तालमेल होगा? देखिए, पहली बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि चीन हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, सबसे बड़ा खतरा है। पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी, हर प्रधानमंत्री ने भारत के कोशिश की है चीन के साथ संबंध सुधारने की। बीच बीच में थोड़े बहुत संबंध सुधरे, लेकिन कभी भी वो संबंध एकदम सामान्य नहीं हुए। एक थोड़ा सा कुछ समय था, राजीव गांधी जब बीजिंग गए थे, उसके बाद कुछ साल तक कोई घटना नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा हमेशा चीन हमारी पीठ में छुरा घोंपता रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस समय भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों में जो खटास है, उसकी वजह ट्रंप है। मुझे नहीं लगता इसकी कोई और बड़ी वजह है, क्योंकि अमेरिका का जो प्रशासन है वो कुल मिलाकर भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा, जनरली जो मैं बात कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं ये हो सकता है स्टाइल में आप डिफर कर सकते हैं जो जयशंकर का है, लेकिन उसके बावजूद बाइडेन प्रशासन में
भी भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ समय का दौर है, इसके बाद में भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते मजबूत होंगे और इसकी हम दोनों को जरूरत है, इसलिए होंगे। तीसरा जो रूस है, रूस की जो स्थिति है, देखिए बहुत कुछ निर्भर करेगा, जैसा कि आनंद जी ने इशारा किया था कि काफी कुछ भारत और रूस के रिश्ते और अमेरिका के साथ जो हमारे अभी जो खटास है वो कैसे दूर होगी, ये बहुत कुछ अलास्का जो समिट हो रहा है इस फ्राइडे को, उसमें काफी निर्भर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि रूस का अपना हित है भारत के साथ संबंध सुधारने में और बेहतर करने में। संबंध तो हमारे कोई रूस से खराब नहीं है, और आपको याद होगा कि हमारी ये जो नीति है जिसके तहत हमने अमेरिका के साथ इतने समय पिछले 20-25 वर्षों में संबंध प्रगाढ़ किए हैं, वो रूस की कीमत पे नहीं किए। कुछ हमने रक्षा खरीद जरूर की है। अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन के मामले में भी भारत ने काफी प्रेशर के बावजूद, वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद, हमने पश्चिमी जगत के साथ हम नहीं मिले हैं। तो ये हमें समझना चाहिए, रूस के साथ हमने संबंध अपने बरकरार रखे हैं। और आज भी मुझे लगता है कि रूस इसलिए भारत के साथ संबंध चाहता है, उसमें भी उसका अपना हित है, क्योंकि चीन जो है उसको रूस इस समय मदद कर रहा है, रूस की चीन, लेकिन चीन भी रूस के लिए खतरा है। तो अगर कोई देश रूस के लिए खतरा नहीं है, और अमेरिका के लिए भी मैं यही कहूंगा, अमेरिका भारत को कोई खतरा नहीं देखता, बल्कि पाकिस्तान को एक समय समय पर खतरा देखता रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो काफी भाईचारा इनका दिख रहा है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। असल में तो भारत अमेरिका के रिश्ते ही बेहतर होंगे, और चीन के साथ हमारी कोशिश चलती रहेगी, कुछ थोड़ा बहुत एक दूसरे के हितों के हिसाब से हम संबंध सामान्य करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में मुझे नहीं लगता कि चीन के साथ में भारत के रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। सिर्फ एक वजह है, अगर पाकिस्तान अमेरिका को कुछ ऐसा करके दिखा दे, यानी चीन के बारे में, जो चीन के हथियार हैं जो पाकिस्तान यूज करता है वो अमेरिका को देने लगे, यानी डबल गेम खेलने लगे, उससे फिर वो चीन बहुत नाराज हो जाएगा। और ऐसा चीन करता है तो फिर, ऐसा अगर पाकिस्तान करता है तो फिर चीन भारत के साथ संबंध अच्छे करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा। आनंद आहूजा साहब, आपको भी लगता है कि रिश्ते में जो थोड़ी बहुत खटास दिख रही है वो बहुत ही थोड़े समय की बात है, बहुत जल्द रिश्ते सुधर जाएंगे और पाकिस्तान के साथ जो नजदीकियां वो लंबे समय तक चलने वाली नहीं है? लक्ष्मण जी, मैं इसको कहता हूँ कि एक टेम्परेरी जो एक हिकअप्स होते हैं, टेम्परेरी बम्प्स आते हैं, वो हर रिलेशन में आते हैं। आप कितना भी किसी से मोहब्बत क्यों ना कर लें, कभी कभी रिश्तों में खटास आ जाती है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी स्पाउस हो। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि यूएसए और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं वो एक छोटे से इस हिकअप की वजह से खराब नहीं होने वाले। दूसरा, हमको ये भी समझना चाहिए कि आज हम बातें तो बहुत कर रहे हैं और इस बात पे बड़ा प्राउड महसूस कर रहे हैं कि हम चाइना के नजदीक जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2019 के अंदर इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसलिए साइन नहीं किया था क्योंकि इंडिया को इस बात का डर था कि अगर उन्होंने चाइना के साथ कोई ऐसा ट्रेड रिलेशन कर लिया तो इंडिया की डोमेस्टिक जो है इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरा, हमको ये भी समझना चाहिए कि आज हम जो बातें कर रहे हैं चाइना की, अगर हमारे चाइना के साथ जो हम उम्मीदें लेके रिलेशन बनाने जा रहे हैं, अगर वो रिलेशन बन जाते हैं तो आपकी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं ग्रेजुअली जो है वो चाइना ने उसको हड़प कर जाना है। तो आपकी टेरिटरी जो है, आपका बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ लगता है। मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा सोच समझ के, मेरे जैसे मैंने कहा, प्रभु दयाल जी बहुत समझदार डिप्लोमेट हैं और इंडिया के अंदर एक से एक बढ़ के डिप्लोमेट बैठे हैं। मैं उनके मुकाबले में कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक सुइसाइडल स्टेप होगा अगर हम चाइना के साथ जिस किस्म की दोस्ती की बातें आज हम कर रहे हैं। आपको एक चीज और मुझे याद आ गई, जैसे प्रभु दयाल जी ने कहा, बहुत सही कहा कि कोई भी राजनीति के अंदर रिश्ता पक्का नहीं होता और कोई भी दुश्मन नहीं होता है। समय के हिसाब से सब बदलते रहते हैं। प्रभु दयाल साहब,
अगर हम इतिहास शो का समय खत्म तो हो रहा है तो मैं बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि हमें बाकी पैनलिस्ट को भी जोड़ना है यहाँ पे। एम्बेसडर दयाल साहब, मैं संक्षिप्त में पूछूंगा, जो यूएस और रूस के बीच जो बैठक होने वाली है ट्रंप और पुतिन के बीच में कल, इसको आप कैसे देख रहे हैं? किस तरह के आउटकम की अपेक्षा की जाए? मेरे विचार में कोई बहुत बड़ा आउटकम नहीं होगा, क्योंकि रशिया इस बात पे अड़ा हुआ है कि वो जो उसने टेरिटरी अपने कब्जे में की हुई है, डॉनबास रीजन में भी, क्राइमिया में भी, वो वापस नहीं करेगा। और जेलेंस्की ने ये कह दिया कि जब तक हमारी टेरिटरीज हमको नहीं मिलती, हम किसी पीस एग्रीमेंट पे तैयार नहीं होंगे। ट्रंप साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि उनकी बहुत बड़ी ईगो है, वो चाहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले, और कई देशों ने उनका समर्थन किया है। अब इस बातचीत में भारत का इंटरेस्ट ये कर दिया, वो चाहते उसके बाद रशिया यूक्रेन में करें। सबसे बड़ी उनकी ये जो कथन है ये कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के नाम में, मेरा नाम याद रहे लोगों की, कि मैं पीस मेकर हूं, आई एम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पीस मेकर। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, वो जब उनके साथ मिले तो उनकी तारीफ करने की, आपने कंबोडिया थाईलैंड की वॉर को रुकवाया, बहुत अच्छा काम किया, यू आर अ ग्रेट पीस मेकर। अब जो बात बिगड़ी है हमारे से, मैंने बार बार लिखा, ईगो इशू है, और इस ईगो इशू को ठीक करना होगा। अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों साइड्स के लिए। जहां तक चाइना की बात है, हमने ये बार बार साफ कर दिया है कि जब तक ये बॉर्डर इशू पूरी तरह से साफ नहीं होगा, हमारे रिलेशंस चाइना के साथ नॉर्मलाइज नहीं होंगे। चीन जो है बहुत ज्यादा टेरिटरी कब्जे में किया है और भी कब्जे में करना चाहता है। तो इस वजह से ये नहीं सोचना चाहिए कि चीन के साथ हमारी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो जाएगी। वो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बनी हुई है, अब वो डिरेल हो गई है। हमको कोशिश करनी चाहिए वो फिर से रेल पे आ जाए, और जो भी उसके लिए छोटे बहुत कदम उठाने हैं उठाने चाहिए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में भारत के इंटरेस्ट को? लक्ष्मण जी, आपको याद होगा 2018 में पिछला पहला शिखर सम्मेलन हुआ था राष्ट्रपति ट्रंप का और राष्ट्रपति पुतिन का। यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन साहब को क्लीन चिट दिया था कि उनका कोई दखलंदाजी नहीं रहा 2016 के राष्ट्रपति के चुनावों में, जबकि अमेरिका की सभी खुफिया एजेंसीज कह रही थी कि उनका दखलंदाजी रही थी। तो आप ध्यान रखें, यदि इस तरह का इतिहास में उदाहरण है तो हो सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन एक टेम्पररी सीज फायर का ऑफर करके उनसे ये कहलवा लें कि जो स्थिति है क्राइमिया और डोनबास यथास्थिति बनी रहेगी और आगे बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ ना कुछ वहां से आप संकेत देख सकते हैं, और उसके चलते फिर जो इनका जो समर्थन है राष्ट्रपति जेलेंस्की को, वो कम हो सकता है, खत्म हो सकता है, जिसके नतीजे आप खुद समझ सकते हैं। तो ये नहीं कि कुछ नहीं निकलेगा, पर कुछ थोड़ा पहला कदम इसमें निकल सकता है। मुझे पहला कदम निकल गया। हाँ, अगर ये बातचीत होती है, सीज फायर तक की स्थिति पहुंचती है, तो फिर भारत पर जो 25% टैरिफ लगाया है तथाकथित रूस के नाम पर, वो भी वापस होने की गुंजाइश यहाँ पे बनती है। आरती टिक्कू सिंह, क्लोजिंग रिमार्क्स आपका, शो का समय खत्म हो रहा है। लक्ष्मण जी, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि अलास्का में कोई सक्सेस मिलने वाला है प्रेसिडेंट ट्रंप को, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूएस जा रहे हैं तो मुझे लगता है उनको सारे का सारा मामला इंडिया यूएस रिलेशनशिप में जो डिटीरेशन हुआ है वो अपने हाथ में लेना चाहिए, ना कि उनको एडवाइजर्स जो उनके खासकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और एनएसए जो है उनको साइड पे रख के खुद ये करे, क्योंकि उनमें पूरी क्षमता है कि वो वन ऑन वन ट्रंप के साथ जितने भी हमारे डिप्लोमेटिक इश्यूज रहे हैं पिछले 6 महीने में उनको रिजॉल्व करे। पूरी क्षमता है उनमें कि वो कहीं पे भी अगर उनकी मांग है कि कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो जॉइंटली करे और एयर को थोड़ा क्लियर कर दे। मुझे लगता है कि वो पॉसिबल है, और सही मायने में यही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सभी दिन एक समान नहीं होते, और फ्रेंड्स नहीं होते, हमेशा परमानेंट नहीं होते। हाँ, जैसे कि एम्बेसडर दयाल ने कहा, परमानेंट इंटरेस्ट है, और इंडिया का इंटरेस्ट है कि वो उतना ही यूएस के साथ जो रिलेशनशिप है स्ट्रांग है वो चाइना के साथ भी रखे, क्योंकि देखिए हम ट्रेड पे निर्भर है चाइना पर, और
दूसरा ये कि इसमें कोई खुशियां मनाने वाली बात नहीं है। आपने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर में चाइना का पूरा सपोर्ट मिला पाकिस्तान को, प्रेसिडेंट ट्रंप भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ये बहुत मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो नए समीकरण बनाने की जो लोग सोच रहे हैं इसमें से कुछ नया निकलने वाला है। मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो यूएस, चाइना, रशिया और बाकी पूरी दुनिया में वो सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखे। बिल्कुल, तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में जो बैठकों का दौर चलने वाला है, ये जो उथल पुथल पूरे हम लोग इस रीजन में देख रहे हैं और रिलेशन में, वो सारे फिर से वापस पुरानी स्थिति पर आए। इस शो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।